व्यावसायिक संगठन की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप जिनका हम अध्ययन कर रहे थे, साझेदारी क्रम में था। आज हम उसी क्रम में पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी दरअसल उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। अब साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें और साझेदारी से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में एक समझौता चाहिए और वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई गलतफहमी हो तो कोई विवाद ना हो। तो ये जो समझौता है साझेदारों के बीच में, यह मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित समझौते का होना कोई अनिवार्य या आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि समझौता अगर लिखित है तो उससे क्या होगा कि जो भी समझौता हुआ है, जो भी शर्तें आपस में तय हुई हैं, ये उनका प्रमाण रहता है। बाद में कोई ये कह के मुकर नहीं सकता कि हमारे बीच में ये बात नहीं हुई। ठीक है ना? तो इसलिए जो समझौता है साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, और इसको हम बोलते क्या हैं? साझेदारी संलेख। यानी कि साझेदारों के बीच में समझौता जब लिखित स्वरूप में आता है तो उसको कहा जाता है साझेदारी संलेख। इसमें क्या क्या शामिल होता है जल्दी से हम ये जान लें। एक तो इसमें फर्म का नाम दिया गया होगा, व्यवसाय जो फर्म करने वाली है उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है और उसका स्थान क्या है। जनरली यहाँ पर जो हेड ऑफिस होता है वो लिखा जाता है। ठीक है। फिर व्यवसाय की अवधि क्या रहेगी, अगर कोई है। जनरली तो ज़्यादातर व्यवसाय एक अनिश्चित काल के लिए प्रारंभ होते हैं और ये माना जाता है कि निरंतरता का गुण होगा, यानी कि यह व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा। तथापि अगर कोई व्यवसाय सावधिक व्यवसाय है, यानी कि इसकी कोई अवधि है, तो वो यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश, यानी कि पूंजी, कितना साझेदार, जो साझेदार निवेश करता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं ना। तो प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा इसका जिक्र होगा। लाभ हानि आपस में किस अनुपात में बांटेंगे, समान होगा या कौन सा अनुपात होगा। साझेदारों के क्या क्या कर्तव्य और दायित्व होंगे जो एक दूसरे से वो अपेक्षा करते हैं। इसके अलावा साझेदार जो काम करेंगे उनके बदले में क्या उन्हें कोई वेतन मिलेगा, या वो जो आहरण करेंगे तो वो कितना आहरण कर सकेंगे, है ना। साझेदार के प्रवेश लेने की क्या प्रक्रिया है, अगर कोई साझेदार फर्म से निकलना चाहे, अवकाश ग्रहण करना चाहे, या अगर कोई साझेदार कुछ ऐसा कर रहा है कि उसे हटाना पड़े, वहाँ से एक्सपेल करना पड़े, तो क्या शर्तें हैं उसकी। पूंजी और आहरण, क्या इन पे कोई ब्याज लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा। फर्म के समापन की क्या प्रक्रिया होगी, खातों को तैयार किस तरह से किया जाएगा, उनके अंकेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर कोई विवाद होते हैं तो उनके समाधान की पद्धति क्या होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक साझेदारी संस्था लिखती है। कहाँ? साझेदारी संलेख में। ठीक है, साझेदारी संलेख में। तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि क्या साझेदारी संस्था का पंजीकरण जो है वह अनिवार्य है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। तो क्या साझेदारी संस्था का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है या ऐच्छिक है? ये एक सवाल आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, साझेदारी संस्था के लिए ये बेहतर है कि उसका पंजीकरण हो, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता, यह ऐच्छिक होता है। ठीक है। हाँ, जिस फर्म का पंजीयन नहीं हुआ है वह कई लाभों से वंचित रह जाती है। तो जान लीजिए कि अगर फर्म का पंजीकरण न कराया गया तो क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि अगर अपंजीकृत फर्म है तो साझेदार अपने फर्म अथवा अपने साझेदारों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। यानी कि साझेदार अपनी फर्म के प्रति या किसी एक या एक से ज़्यादा साझेदारों के प्रति कोई मुकदमा दायर नहीं कर पाएगा। दूसरा, अन्य फर्म जो है ना, वो अन्य पक्षों के विरुद्ध भी कोई मुकदमा नहीं चला सकेगा, और फर्म साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। फर्म किसी साझेदार के प्रति, यानी कि फर्म का मतलब होता है एज अ होल। ठीक है। जब सारे साझेदार एक को छोड़कर
एक को छोड़कर किसी बात पर सहमत हो या असहमत हो या मुकदमा करना चाहें तो ये माना जाएगा सारे साझेदार एक को छोड़कर ये क्या है, फर्म। और उस एक पे अगर मुकदमा करना चाहे तो ये कहा जाएगा कि फर्म ने मुकदमा किया। ठीक। अब एक कोई साझेदार हो, वह अगर बाकी सारे साझेदारों पे करना चाहे तो ये कहा जाएगा कि साझेदार ने फर्म पर मुकदमा किया। बात शायद समझ रहे होंगे। और अगर सारे साझेदारों को ले ली जाए, किसी को न छोड़ा जाए, और यह बाहरी व्यक्ति के साथ कोई मुकदमा या कोई करना चाहे तो इसे बोलेंगे कि फर्म का बाहरी व्यक्ति के साथ कोई मुकदमा करना या न करना ये तभी करवाएगी फर्म जब उसका पंजीयन होगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्म का पंजीयन यद्यपि अनिवार्य नहीं है परंतु आवश्यक ज़रूर है। ठीक है। एक और टॉपिक है अच्छा सा, और ये अक्सर पूछा जाता है, और ये टॉपिक होता है कि क्या फर्म में, किसी फर्म में कोई नाबालिग जो है वो साझेदार हो सकता है। नाबालिग आप जानते हैं, नाबालिग वह व्यक्ति होता है जो कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता, अनुबंध नहीं कर सकता। कौन? नाबालिग। अब नाबालिग अगर कोई अनुबंध नहीं कर सकता, और साझेदारी क्या है, अनुबंध है माफ़ कीजिए, ऐसी स्थिति में साझेदारी चूंकि एक अनुबंध है और एक जो नाबालिग है वह अनुबंध कर नहीं सकता, तो क्या एक नाबालिग फर्म में साझेदार हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। साझेदारी दो लोगों के बीच में कानूनी अनुबंध पर आधारित होती है जो उनके द्वारा संचालित व्यापार के लाभान को बांटने का समझौता करते हैं। क्योंकि नाबालिग किसी के साथ अनुबंध कर नहीं सकता, इसलिए वह किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। विकल्प में अगर पूछा जाए कि क्या कोई नाबालिग फर्म में साझेदार हो सकता है, अगर ये विकल्प हों हाँ, नहीं, दोनों में से कुछ नहीं, तो आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा नहीं हो सकता। ठीक। तो किसी भी नाबालिग को क्या फर्म में कहीं किसी भी तरह से शामिल किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। नाबालिग को सभी अन्य साझेदारों की सहमत से फर्म के लाभों में भागीदार बनाया जा सकता है। ऐसे में उसका दायित्व जो है फर्म में लगाई गई उसकी पूंजी तक सीमित रहेगा। ध्यान रहे, उसका दायित्व कहाँ तक रहेगा? दायित्व फर्म में लगाई उसकी पूंजी तक सीमित होगा। अन्य साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अगर फर्म को नुकसान हो जाए तो उनकी निजी संपत्तियों से भी फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन नाबालिग साझेदार के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है। वह फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं ले पाएगा, अतः एक नाबालिग केवल लाभ में भागीदार होता है, वह हानि को वहन नहीं करेगा। और हाँ, यदि वह चाहे तो फर्म के खातों को देख सकता है। नाबालिग की स्थिति उसके बालिग हो जाने पर बदल जाती है। वास्तव में बालिग हो जाने पर वह नाबालिग को, जो नाबालिग होगा उसी को यह निर्णय लेना होता है कि वह फर्म में साझेदार बना रहना चाहता है या नहीं। 6 माह के अंदर उसे अपने निर्णय को सार्वजनिक नोटिस में देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पूर्ण रूपेण साझेदार मान लिया जाएगा। साझेदारी के बाद व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों में अगला है सहकारी संगठन। और सहकारी संगठन जो है, इसको जानने से पहले सहकारी शब्द का अर्थ जाने। किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करना, ये सहकारिता है। सहकारी समिति दरअसल उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। यानी कि एक साथ वो क्यों आते हैं? सदस्यों के अर्थात उनके खुद के कल्याण के लिए। अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के हाथों संभावित शोषण को ध्यान में रखते हुए वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा से प्रेरित होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मध्यस्थ के रूप में होते हैं। आपने सुना है मध्यस्थ में कौन कौन लोग आते हैं? जैसे कि मध्यस्थ में आते हैं होलसेलर, होलसेलर को हम बोलते हैं हिंदी में हाँ, थोक विक्रेता। ठीक है, थोक विक्रेता हो गया। फिर उसके बाद में फुटकर विक्रेता होते हैं। ठीक है, फुटकर विक्रेता यानी कि रिटेलर। ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, सोल एजेंट और विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ होते हैं। इनके हाथों संभावना होती है शोषण की। शोषण किस तरह का? कि कोई भी कम दाम की वस्तु ज़्यादा दाम पे दी जाए, बीच में कमीशन यानी कि लाभ का उनका हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर कोई संस्था कुछ लोगों के साथ मिल करके बनी है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें वस्तुएं सामान्य मूल्यों पर मिलें, तो वह इसके लिए एक साथ मिल सकते हैं।
ऐसी संस्था को सहकारिता की कैटेगरी में तो रखा ही जाएगा, लेकिन इनको कहा जाएगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि उपभोक्ता सहकारी संगठन या उपभोक्ता सहकारी समिति। ठीक है। और जैसे ये मैंने अभी आपको कहा कि सहकारिता के उदाहरण लखीमपुर में आते हैं, जैसे लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या जिला सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पूरा नाम होगा। तो ये भी सहकारी संगठन है। ये कैसे सहकारी संगठन है? ये हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण, जिन्हें बाद में बैंक में तब्दील किया गया। तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना। तो जहाँ पे लोगों की साख की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहकारी संगठन बनाया जाता है, वो बाद में बैंक का रूप अगर धारण करते हैं तो वह बैंक के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि उपभोक्ता, वह अपने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए जुड़ते हैं, उसे कंज्यूमर सहकारी संगठन कहा जा सकता है। इन्हें हम डिटेल में आगे जानेंगे। अभी मैं केवल इस बात को समझाने के लिए इन उदाहरणों तक गया। जब कहा जा रहा है कि अधिक लाभ के लालची जो मीडिएटर्स होते हैं, उनके हाथों इस बात की संभावना रहती है कि कंज्यूमर्स का शोषण हो जाए, तो वो एक साथ मिल जाते हैं। जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो सामान बड़े शहरों से बड़ी मात्रा में लेकर के आते हैं और किसी एक कमरे या किसी भी एक जगह पे उसे सुरक्षित रख लेते हैं, और वो सदस्यों के मध्य आवश्यकता अनुसार आपस में उसका वो इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं। सदस्यों को कम मूल्य पर या कभी कभी लागत मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। ये संस्थाएं चाहें तो पब्लिक को भी ये वस्तुएं उपलब्ध कर सकती हैं, उसमें लाभ का हिस्सा भी जोड़ सकती हैं, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात काफ़ी हो गई समझने जैसी, और आपको समझ में भी आई होगी। हम बात करते हैं कि सहकारी समिति किस कानून के अंतर्गत कार्य करती है। तो सहकारी समिति जो होती है ना, उसके ऊपर सहकारी समिति अधिनियम 1912 लागू है। उसी के अंतर्गत इसका पंजीकरण करना होता है। और ध्यान रहे, साझेदारी से इतर इसका पंजीयन अनिवार्य होता है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। एक समिति का गठन करना होता है, कम से कम 10 बालिग सदस्य होने चाहिए, और समिति की पूंजी को अंशों का निर्गमन कर इनके सदस्यों में जुटा लिया जाता है, और उसके पश्चात इसका पंजीकरण करा लिया जाता है। अब हम बात करेंगे सहकारी संस्था के लक्षणों की। तो सबसे पहला है स्वैच्छिक सदस्यता। सहकारी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से शामिल हो सकता है, जब चाहे उसे छोड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित होने या छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। छोड़ने से पहले उसे एक नोटिस देना होगा। सदस्य बने रहने के लिए आप उसे बाध्य कभी नहीं कर सकते हैं। सदस्यता खुली होती है, किसी जाति, धर्म, लिंग भेद का इसमें कोई स्थान नहीं है। वैधानिक स्थिति क्या है? देखिए, सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, इनका पंजीयन अनिवार्य है। इनके समीकरण को इसकी समिति जो है अपने सदस्यों से अलग एक अस्तित्व प्राप्त रखती है हमेशा, यानी कि समिति का एक पृथक अस्तित्व होता है। साझेदारों सदस्यों से अलग समिति अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से परिसंपत्ति रख सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, और दूसरे इस पर मुकदमा कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए वैधानिक स्थिति के संबंध में, तो ये साझेदारी से काफ़ी बेहतर होती है। इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण सदस्यों के इसमें प्रवेश और इसके छोड़कर जाने पर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। सीमित दायित्व। एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। किसी भी परिस्थिति में हानि होने पर सदस्यों से उनकी निजी संपत्तियों से कोई भी धनराशि वसूल नहीं की जा सकती है। एक बार फिर से कह दूं कि जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। नियंत्रण। किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो किसके ऊपर होती है? वह निर्वाचित प्रबंध कमेटी के हाथों में होती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार होता है, जिससे वह क्या करते हैं, प्रबंध समिति के सदस्यों को उन्हें जो सोसाइटी है उसकी डायरेक्टर्स यानी कि संचालकों को प्रजातांत्रिक ढंग से चुनने का मौका मिलता है। ठीक है। और वह जो डायरेक्टर्स चुने जाते हैं वह एक जो चेयरपर्सन है उसे चुनते हैं। और इस तरह से जैसे कि देश में प्रजातंत्र है, वैसे ही सहकारी संस्थाओं में भी
वोटिंग के माध्यम से प्रजातंत्र लागू होता है। सेवा भावना ये सबसे प्रमुख इसका लक्षण है, क्योंकि यह लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती। इसका उद्देश्य होता है सदस्यों को जिस भी सेवा विशेष के लिए यह संस्था गठित हुई है, उसी सेवा को निरंतर पहुंचाते रहना सदस्यों तक। ठीक है। ऐसा करते हुए अगर वह संस्था कोई आधे की कमाती है, तो वह सदस्यों के बीच में जो भी समझौता हुआ है उसके अनुरूप उनमें लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो ये बातें मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। इसके हम गुणों की जल्दी से चर्चा कर लें। गुणों में सबसे पहली बात है कि वोट की समानता होती है। कोई भी व्यक्ति बहुत अमीर हो या गरीब हो, उसके वोट में कोई भी महत्व में कोई कमी या बेसी नहीं होती, चाहे उसने पूंजी ज़्यादा लगाई हो या कम लगाई हो। ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। दायित्व सीमित होता है, ये बहुत बड़ा गुण है। स्थायित्व सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया, पागलपन वगैरह पर सहकारी संस्था के अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका जो प्रचालन है ये बड़ा मितव्ययी होता है, क्योंकि जनरली सदस्य इसमें अवैतनिक सेवाएं देते हैं, और इस तरह से ऐसी संस्थाएं जो हैं वह कम खर्चे पे चलती हैं। लागत कम आती है तो सदस्यों का लाभ होता है, और डूबते ऋणों का जोखिम भी इसमें काफ़ी कम होता है। सहकारी सहायता, इस तरह की संस्थाएं सहकारी सहायता भी ज़्यादातर पा जाती हैं। इनको कम टैक्स इन पे लगाया जाता है। इन्हें तरह तरह के अनुदान यानी कि ग्रांट मिलते हैं, और नीची ब्याज की दर से इन्हें ऋण भी दे करके सरकार हमेशा सहयोग करती रहती है। स्थापना काफ़ी सरल है। 10 लोगों के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पंजीयन कराने की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। साझेदारी की तरह ही इसका भी काफ़ी सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है। सहकारी संस्था और साझेदारी में थोड़ा सा बस अंतर है कि वो बगैर पंजीयन के प्रारंभ की जा सकती है। इसमें पंजीयन की अनिवार्यता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्थापना उससे कहा जा सकता है कि आप इसकी शुरुआत तभी कर पाएंगे जब इसका पंजीकरण हो चुका होगा। लेकिन पंजीकरण काफ़ी आसान है, तो यह भी एक इसका गुण रहा। लेकिन इसके बावजूद कि बहुत सारे गुण हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि जब हम अभी सीमाओं की बात करेंगे, सीमित संसाधनों की, तो साझेदारी की अपेक्षा इसमें ज़्यादा संसाधन हो सकते हैं, मगर साझेदारी की अपेक्षा साधन पर्याप्त होने के बावजूद कंपनी से जब तुलना करेंगे तो इसके संसाधन आपको सीमित नजर आएंगे। अक्षम प्रबंधन, जो सदस्य होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्रबंध के विशेषज्ञ हों, क्योंकि ये समितियां ज़्यादा ऊंचा वेतन नहीं दे पाती। बहुत बार ये अपने सदस्यों से ही कार्य लेती हैं, तो जो इनके यहाँ प्रबंधन होता है बहुत बार वो उतना गुणात्मक नहीं होता। ये अक्सर दिखने में आता है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वह है गोपनीयता की कमी। काफ़ी सदस्य होते हैं और उनके बीच में खुलकर चर्चाएं होती हैं, तो धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर प्रकट करने का दायित्व होता है। वह कोई भी बात छुपा नहीं सकती। समिति को प्रबंध के संचालन में गोपनीयता बनाना इसीलिए बेहद कठिन होता है। सरकार चूँकि ढेर सारी ग्रांट वगैरह देती है, कम दरों पर ऋण देती है, तो वह इन संस्थाओं पर काफ़ी इनके संचालन में दखल देती है। सहकारी समिति को सरकार सुविधाएं देती है, तो बदले में उनके खातों के अंकेक्षण, खाते जमा करना आदि में कई नियमों का पालन इन्हें करना होता है। सहकारी संगठन के कार्य संचालन पर नियंत्रण के बहाने राज्य सहकारी विभाग का हस्तक्षेप होता है, और इससे समिति के प्रचालन की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रचालन की स्वतंत्रता मतलब संचालन की स्वतंत्रता। और सदस्य होते हैं, सदस्य अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी जब विचार परस्पर विरोधी हो जाते हैं तो उससे आंतरिक कलह उत्पन्न होती है और निर्णय लेने में देरी या कठिनाई होती है। कल्याण के प्रयोजन पर व्यक्तिगत स्वार्थ कभी कभी हावी होते हैं, और इससे कुछ सदस्य संस्था के उद्देश्यों का या संस्था के संसाधनों का दुरुपयोग करते नजर आते हैं। यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ लोग मानवीयता और समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं। E.H. कैलवर्ट, इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना और लिखना है। भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 जो सहकारिता संस्थानों पर लागू है, वो इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सहकारिता संगठन एक समिति जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित में ता आधा होगा।
तो अभी आपने ये तो जान लिया कि ये हैं क्या, इनके गुण दोष सीमाएं क्या हैं। सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती हैं, ज़रा हम इसे भी जल्दी से देख लें। सबसे पहले आती हैं उपभोक्ता सहकारी समितियां, जिसका मैं आपको अभी बता रहा था। इनका गठन क्यों होता है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। सदस्य उपभोक्ता होंगे जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हों। तो ऐसी समिति का उद्देश्य क्या होगा? मध्यस्थों को समाप्त करना, ताकि प्रचालन मितव्ययी यानी कम खर्च वाला हो। ये समितियां क्या करती हैं? थोक विक्रेताओं से वस्तुओं को बड़ी मात्रा में क्रय करती हैं और अपने सदस्यों में कम मूल्य पे बेच देती हैं। इस प्रकार बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और अगर कुछ लाभ भी होता है तो सदस्यों में क्रय के आधार पर बांट दिया जाता है। क्रय के आधार का मतलब है कि अगर किसी सदस्य ने कुल 10,000 का जो माल खरीदा गया था उसमें से 5,000 का उसने खरीदा था, तो जो भी लाभ होगा उसका 50% उसका हो गया। किसी ने 1,000 खरीदा था 10,000 में से, तो उसका 10% लाभ का हो गया। इस तरह से क्रय के आधार पर उनमें बंटवारा हो जाता है जनरली। इसके इतर भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, ओके, कि ऐसे भी बंटवारा लाभों का ये कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादक सहकारी समितियाँ। उत्पादक सहकारी समितियाँ क्या होती हैं? छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए काम करती हैं। सदस्य वे उत्पादक होंगे जो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आगत जुटाते हैं। आगत का मतलब इनपुट। इनपुट का मतलब वो सारी संसाधन जिनका उपयोग किया जाता है वस्तुओं के निर्माण में। तो समिति का उद्देश्य क्या होगा? बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध खड़े हो जाना। छोटे छोटे उत्पादक, बहुत जाइंट जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके समक्ष कंपटीशन में अगर खड़े होना चाहते हैं तो वो एक साथ मिल करके अगर उत्पादन शुरू करें तो उससे क्या होगा? जो छोटे उत्पादक हैं उनकी सौदा करने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। और सदस्यों को कच्चा माल, उपकरण, अन्य आगतों की आपूर्ति अगर चाहिए तो भी मिलजुल करके आसानी से की जा सकती है। बिक्री के लिए उत्पादों की भी वो खरीद करती है। प्रचालन की प्रगति के अनुसार लाभों को सदस्यों में उनके द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए आधार पे लाभों को बांट दिया जाता है। तो वहाँ उपभोक्ता सहकारी समितियाँ लाभ जो होते थे उनको क्रय के आधार पे बांटती थीं, और यहाँ पे विक्रय के आधार पे उत्पादन सहकारी समितियाँ बांटेंगी, विक्रय या उत्पादन के आधार पे, ठीक है। इसके बाद आती हैं विपणन सहकारी समितियाँ। देखिए, उत्पादन हो गया तो उसके बाद में विपणन यानी कि मार्केटिंग, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो मार्केटिंग वस्तुओं का हो सके इसके लिए जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो फिर एक साथ आते हैं और ऐसी समिति विपणन सहकारी समिति कहलाती है। तो ये क्या करते हैं? मिलजुल करके जो भी वस्तुएं अलग अलग इंडिपेंडेंटली उत्पादन किया गया, यहाँ पर ये उत्पादन इंडिपेंडेंटली करते हैं यानी कि आत्मनिर्भर होकर करते हैं, लेकिन जब विपणन या मार्केटिंग की बात आती है तो यह मिलजुल के करते हैं। और इसका उद्देश्य वही होता है कि जो भी उत्पाद बनाए गए हैं बाज़ार में इनका उचित मार्केटिंग हो जाए तो उचित मूल्य वसूल हो जाए। तो समिति का लक्ष्य क्या है? मध्यस्थों को फिर से समाप्त करना और बिचौलियों को हटा करके वस्तुओं को मूल्यों के अधिकतम मूल्य स्वयं उत्पादकों तक पहुंचा देना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये अनुकूल बाज़ार सुरक्षित कर देते हैं सदस्यों के लिए। तो प्रतियोगी स्थिति जो उनकी होती है यानी कि कम्पिटिटिव स्टेट जो उनकी होती है वह बेटर होती है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है, उत्पादों को एकत्रित कर लेती है। उसके बाद में मतलब समिति क्या करती है? प्रत्येक जो सदस्य होंगे जिन्हें मार्केटिंग के उद्देश्य से जो जुड़े हैं उनके उत्पादों को एकत्रित कर लेती है, फिर उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग, इन सारे कार्यों को उनके लिए संपन्न करती है। और लाभ जो होंगे वो संघ के सदस्यों के योगदान के अनुपात में बांट लिया जाएगा। अब आप कहेंगे इनका योगदान क्या है? तो ये जितना भी वस्तुएं ये उसमें उत्पादन करने के बाद उस संस्था को सप्लाई करेंगे जिसको विपणन का काम करना है, उसी के आधार पे इनमें लाभ का वितरण होगा। अब इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, किसान सहकारी समितियाँ। तो आप जानते हैं भारत में बहुत छोटे छोटे किसान हैं और उनके द्वारा जो भी कृषि उत्पाद उपजाए जाते हैं, बहुत बार ये हमेशा से लंबे समय से शिकायत होती रहती है कि उनको उनका उचित मूल्य मिल नहीं पाता। तो उचित मूल्य अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे में किसान सहकारी समितियों से जुड़ना चाहिए। देखिए, किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध करा करके, आगत में क्या आता है किसानों के लिए? बीज,
फर्टिलाइजर्स, पानी वगैरह, बिजली पानी वगैरह ये आगत हैं, और अगर उन्हें ये उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाए तो उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। तो इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। इस समिति का उद्देश्य क्या होगा? बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना और उत्पादकता को बढ़ाना। समितियाँ फसलों को उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीनरी और अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराते हैं। इससे न केवल किसानों की पैदावार बढ़ती है, आय भी बढ़ती है, और जो खंडित जोत हैं, खंडित भूजोत का मतलब है किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे हैं, बिखरे हुए हैं। मान लिया अगर 20 या 50 किसान जुड़ जाते हैं तो उन सारे अलग अलग छोटे छोटे खेतों को मिला करके एक बड़ा खेत बनाया जा सकता है। अगर मान लिया 1 बीघा, आधे बीघे का कोई खेत है तो उसमें क्या कंबाइन मशीन जाके कटाई कर सकती है गेहूं की? नहीं। लेकिन अगर वो बड़ा खेत हो तो एक साथ मशीन जा करके अगर उनकी कटाई कर देती है, एक साथ ट्रैक्टर गया और उसने उनकी जुताई कर दी, तो उससे मतलब प्रति बीघा कम खर्चा आता है किसान जो भी कार्य करता है उनका। तो आप समझ सकते हैं कि किसान सहकारी समितियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आती हैं सहकारी ऋण समितियां। मैं अभी इनकी बात कर रहा था। विभिन्न प्रकार के जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो इनके उदाहरण हैं। सहकारी ऋण समितियां, इनकी स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं। और ऐसी समितियों का लक्ष्य क्या है? सदस्यों को साहूकार जो होते हैं उन साहूकारों के शोषण से संरक्षण देना। साहूकार बहुत बार अधिक मात्रा में ब्याज लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज दर से वो उन्हें ऋण देते हैं, तो उनको सदस्यों को ऐसे साहूकारों के पास जाना ना पड़े, ताकि वो उचित ब्याज दरों पे इन सहकारी समितियों से, चूँकि साख समितियां हैं, इनसे उचित ब्याज दरों पे ऋण पा सकें। तो ऐसी समितियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी समितियों को हम बोलते हैं साख सहकारी समितियां। एक और आता है इसमें सहकारी आवास समितियां। देखिए, मकान बनाना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है एक व्यक्ति के लिए। जीवन भर जनरली ऐसा देखा गया है अभी तक, एक व्यक्ति कमाता है, कुछ पैसा इकट्ठा करता है और बाद में एक अच्छा सा घर बनाता है अपने जीवन के 40-50 साल की एज तक। बहुत बार कई लोग अपने जीवन भर में मकान नहीं बना पाते। तो ऐसे में समझना ज़रा इस चीज़ को, सहकारी आवास समितियों की स्थापना क्यों होती है? जो सीमित आय के लोग हैं उनको उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता मिल जाए। तो सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए वह मकान बनाती है और किस्तों में भुगतान की सुविधा भी देती है। ये समितियां फ्लैट बनाती हैं तथा विभिन्न सदस्यों को प्लाट और ज़मीन देती हैं जिस पर वे स्वयं अपनी